एक- आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आज के टॉपिक में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। आज के टॉपिक में आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। एक्चुअली ये क्लास 2 दिन तक चलने वाली है। आज भी ये क्लास होगी और इसका कुछ पार्ट होगा वो कल होगा। आज की क्लास में हम इसकी जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम क्लास की ओर। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है ये हमें जानने के लिए हमें कुछ चीजें हमें पता करना होगा। सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप जानते हो। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये आप सबको पता है। आपको पता है स्टैटिक चार्ज होता है। अगर कोई चार्ज स्टैटिक है यानी वो मूव नहीं कर रहा है, एक जगह पे स्थिर है कोई चार्ज, जैसे मान लो ये कोई चार्ज स्थिर है, तो आपको पता है इसकी सतह के ऊपर प्लस चार्ज होगा। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको बताया हुआ इस तरीके से। तो कोई स्टैटिक चार्ज होगा, उस स्टैटिक चार्ज के ऊपर कोई भी उसके ऊपर क्या होगा, उस चार्ज के कारण उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसकी डायरेक्शन ई होगी, जिसे मैं एरो के द्वारा बना रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हो। यानी स्टैटिक चार्ज है, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इसको ई को हम किससे ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इस चार्ज के चारों तरफ क्या होगा, ये इस चार्ज के चारों तरफ फैला हुआ होगा। इससे इसके केंद्र से दूर जाती हुई डायरेक्शन के अंदर ये इलेक्ट्रिक चार्ज इस तरह से होगा, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या होगा अगर ये चार्ज मूवमेंट करे, जैसे मैंने आगे वाले इस डायग्राम में दिखा रखा है। ये चार्ज है, ये मूव करता है, मूव करेगा। तो आपको पता है, जैसे मान लो एक वायर है, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर मूवमेंट कर रहे हैं। तो एक तरह से चार्ज ही तो मूव कर रहा है। और हमने पढ़ा है, कुछ नियम पढ़े थे हमने जो मैग्नेटिज्म के अंदर, जो हम आगे पढ़ेंगे, कि किसी जो चार्ज के किसी वायर है, उस वायर के अंदर अगर कोई चार्ज अगर मूवमेंट करता है, तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो होता है, जिसकी डायरेक्शन हम अलग अलग नियम है, जैसे लेंस के नियम वगैरह, इन चीजों से हम बता सकते हैं किस डायरेक्शन के अंदर होगा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर बह रहे हैं, तो इसमें विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, ये होगी, जो क्या होती है प्लस से माइनस की ओर। और आप लेंस के जो दाया हाथ का नियम है जो उसके द्वारा बता सकते हो कि अगर अंगूठा, अगर जो जो इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन को बताता है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। यानी ये क्या होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे आप ये बताओ, ये पेन है, अगर आप इसको इस तरह से पकड़ोगे, अगर ये अंगूठा अगर इसको इलेक्ट्रिक करंट को बता रहा है, तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताएंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। तो ये आपको पता है। इसका मतलब कोई मूविंग चार्ज है, उस मूविंग चार्ज से दो चीजें कनेक्टेड होंगी। एक तो होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और दूसरा क्या होगा उससे, मैग्नेटिक फील्ड बी। ये होगा, ये मूवमेंट के दोनों से संबंध होंगे। क्या हो, अगर ये चार्ज मूव करता हुआ, या तो इसमें एसिलरेशन हो, त्वरण हो, या डीएसिलरेशन हो, इसके अंदर क्या हो, उसकी स्पीड के अंदर क्या हो, कमी हो। इस कंडीशन के अंदर इसमें क्या होगा, तो देखिए, मूविंग चार्ज है, अगर मूविंग चार्ज के अंदर एसिलरेशन या डीएसिलरेशन हो, अगर इसका त्वरण या इसके अंदर मंदन हो, इसकी स्पीड बढ़े और घटे, उस कंडीशन में क्या होगा, इसके मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या होंगे, वो चेंज होंगे, उनके अंदर परिवर्तन होगा। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होगा, परिवर्तन होगा। और इन दोनों के साथ अंदर एक साथ कंबाइंड रूप से अगर वेरिएशन होता है, तो वो एनर्जी लॉस का कारण बनता है। क्या होता है, एनर्जी लॉस का कारण बनता है। देखिए, मान लो कोई चार्ज इधर से इधर मूवमेंट कर रहा है, अगर ये एक समान मूवमेंट कर रहा है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड संबंध है, वो फिक्स रहेगा। लेकिन इसकी स्पीड बढ़ती है या इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है, इस कंडीशन के अंदर इसके जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके वो उनका क्या होगा, उनमें वेरिएशन होगा, जिसके कारण एनर्जी का लॉस होगा। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में ये जैसे ये चार्ज है, ये मूव करता हुआ है, तो ये अपनी एनर्जी को तरंगों के रूप में क्या करेगा, अपने से दूर डायरेक्शन के अंदर रेडिएट करेगा, विकिरित करेगा। यानी इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो एनर्जी है, जो देखिए, अगर स्पीड बढ़ेगी तो एनर्जी रेडिएट होगी, और स्पीड कम होगी तो एनर्जी रेडिएट होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ स्पीड के अंदर चेंज आना है। अगर स्पीड बढ़ती है तो भी एनर्जी में चेंज आना है, स्पीड कम होती है तो भी एनर्जी में चेंज आना है। तो उस एनर्जी को क्या करेगा, ये विकिरित करेगा, अपने डायरेक्शन, जो अपने से दूर डायरेक्शन में क्या करेगा, विकिरित करेगा। तो आगे की लाइन में लिखा देखिए, चार्ज रेडिएट दिस एनर्जी इन ए फॉर्म नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस अवस्था के अंदर ये जो, इस अवस्था के अंदर जो जो एनर्जी क्या होगा, जो रेडिएट होगी, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है,
क्योंकि ये इस चार्ज से संबंध इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लॉस के कारण से होती है। आगे अगर देखें हम, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये गलत लिखा गया है, ये रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये किस तरह का होता है? ये एक साइनसोइडल वेव होती है। आपने पढ़ा होगा जो साइन वेव होता है जिसको हम साइनसोइडल वेव कहते हैं, ये इस तरीके से ये साइनसोइडल वेव होती है। अगर आप इसका एग्जैक्ट डायग्राम देखो तो मैंने इसमें डायग्राम भी दिया है, तो देखिए ये जैसे ये वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, तरंग संचरण की दिशा है। यानी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, ऊपर की डायरेक्शन में अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड, और इसके 90 डिग्री पर क्या देखें, ये होगा क्या होगा, सॉरी ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, इस डायरेक्शन के अंदर ये इसके अंदर जो इसका वेव की जो संचरण की दिशा है, वेव के जाने की दिशा है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, और ये दोनों भी क्या है, तरंग संचरण की दिशा के 90 डिग्री पर है। डायरेक्शन ऑफ वेव फॉर्म ट्रेवल, जिस डायरेक्शन के अंदर वेव फॉर्म ट्रेवल कर रही है वो भी इन दोनों के 90 डिग्री पर है। इस तरीके से इसका ये क्या होता है, इसका संचरण होता है, तरंग इस तरीके से जाती है। तो ये एक साइनसोइडल वेव होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा देखिए, अगर हम देखें, नेचर देखें, ये किस नेचर की होगी ये बीम, मतलब जैसे कि ये एक्स रे, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा, जिसमें पढ़ा होगा आपने, एक्स रेज होती है, गामा रेज होती है, और जो विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, यूवी, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, कॉस्मिक वेव्स, अलग अलग तरह की वेव्स होती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन से टाइप का है? ये एक्सरे है, गामा रेज है, या माइक्रोवेव्स है, या विजिबल लाइट है? ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि जो आपका जो चार्ज है, जो मूविंग चार्ज है, वो किस तरह से डिस्टर्ब हुआ है। डिस्टर्ब हुआ मतलब उसमें एसिलेशन हुआ है या डीएसिलेशन हुआ है, किस तरीके से हुआ है, उस पर ये डिपेंड करता है। आपको इस पे ना ये राज जो है, आप स्क्रीन पर आपको टच नहीं करना, आपको ना, राज राज यादव कौन है, आपको स्क्रीन पर टच नहीं करना, आपको ना। तो ये डिपेंड्स ऑन द वे इन द, डिपेंड्स ऑन दी, किस पर डिपेंड करता है कि चार्ज किस तरह से डिस्टर्ब हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। उसके आधार पर डिसाइड होता है कि एक्स रेज होंगी, गामा रेज होंगी, या माइक्रोवेव्स होंगी, या यूवी, या जिसे हम अल्ट्रावायलेट कहते हैं, या इंफ्रारेड वेव होंगी, या और भी दूसरे स्पेक्ट्रम गार्ड। ये डिपेंड करता है आपका चार्ज किस तरह से डिस्टर्ब हुआ है, उस पर ये डिपेंड करता है। एक चीज और, ये ट्रांसवर्स वेव होती है। ये वेव क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव है। इसका मतलब कि जैसे ये चार्ज है, इस चार्ज से ये दूर डायरेक्शन के अंदर अपने रेडिएशन को क्या एनर्जी को क्या करेगी, दूर डायरेक्शन के अंदर ये इसको रेडिएट करती है। इसके और भी डिटेल की चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स वेव कैसे है। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? जिसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो जो वेव प्रोपगेशन से 90 डिग्री पर होते हैं। एक और चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये किसी मीडियम में जाएगी तो मीडियम के अंदर ये एब्जॉर्ब भी हो सकती है और स्केटर भी हो सकती है। ये दोनों चीज इसके अंदर हो सकता है, एब्जॉर्ब भी होती है और स्केटर भी हो जाती है, जिससे अपनी एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। एक चीज और आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उनकी ड्यूल नेचर होती है, या एक्सरेज की ड्यूल नेचर होती है। इसका मतलब ये वेव फॉर्म भी प्रदर्शित करती है और ये पार्टिकल फॉर्म भी प्रदर्शित करती है, इनकी दोनों ही होती है। तो ये किस तरह से होता है ये भी देख लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, हम जो वेव कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या होगा, एक तो उसमें वेवलेंथ होती है, एक इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, और एक वेलोसिटी होती है। ये तीनों चीज होती है। इन तीनों चीजों से क्या बनता है, एक फॉर्मूला बनता है, C इज इक्वल टू न्यू लेमडा। यहाँ पर C क्या होता है? C लाइट की स्पीड है। C यहाँ पे क्या होता है? C लाइट की स्पीड होती है। यानी हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर वेवलेंथ भी होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, और उसके अंदर वेलोसिटी भी होती है। किस तरीके से, कैसे कहोगे आप? मान लो ये कोई एक साइनसोइडल वेव है, देखिए दो लगातार क्रमागत जो पीक्स है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? लेमडा कहलाती है। इनकी बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? लेमडा कहलाती है, जो तरंग दैर्ध्य होती है। और एक सेकंड के अंदर कितने पीक आए हुए हैं, ये पीक, ये जो इस तरह के कितने जो वेवलेंथ है,
उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। आवर्ती 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल क्रॉस करती है, वो क्या कहलाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और यहाँ पे c इज इक्वल टू न्यू लेमडा, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसकी स्पीड आएगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड आपको पता है, वैक्यूम में ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। ठीक है, वो कहाँ पर करती है, बात है वैक्यूम में। वैक्यूम में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। या आप इसको एग्जैक्ट डाटा के रूप में लो तो ये 2.998 इंटू टेंस की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये इसकी स्पीड होती है। तो आज सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, ये वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनका जो पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे होता है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनके अंदर वे मतलब जो वेव की तरह से बिहेव करती है, उसके अलावा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह से बिहेव करती है। जैसे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, ये आगे मूव कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स जैसे बुलेट्स या गोलियां की तरह से बिहेव करती है। और ये बुलेट्स होते हैं, इनके अंदर एनर्जी भी होती है, जिनको छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स भी बोल सकते हैं इनको, जिन्हें हम क्वांटम या फोटोन भी कहते हैं, क्वांटा या फोटोन भी कहते हैं। मतलब ये वेव के रूप में तो है ही है, वेव के अलावा छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में भी जो बिहेव करते हैं, जो क्या करते हैं, जो क्वांटम या फोटोन कहलाते हैं। इन क्वांटम या फोटोन के अंदर एनर्जी होती है। अब इन क्वांटम और फोटोन की एनर्जी को किस तरह से प्रूव करेंगे, तो इनकी एनर्जी क्या होती है, इनकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, इसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे एच क्या होता है, ब्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू टेंस की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होती है। यहाँ पर एच न्यू क्या होता है, न्यू यहाँ पर होगा इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो क्वांटम या फोटोन है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को अगर आप प्लैंक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो किसी भी फोटोन की एनर्जी को हम बता सकते हैं कि फोटोन की एनर्जी किस तरह से होगी। ये जो रेडिएशन बंडल है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहा गया है, इससे इनकी हम एनर्जी को बता सकते हैं कि इसकी एनर्जी होगी। एक चीज और, या अगर इसको आप वेव फॉर्म से कनेक्ट करो तो E इज इक्वल टू एच एच की वैल्यू, एच न्यू देखो, C इज इक्वल टू यहाँ पे न्यू लेमडा था, अगर आप न्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, C अपॉन लेमडा। अब न्यू की वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर सकते हो कैसे, E इज इक्वल टू एच न्यू था, तो E इज इक्वल टू क्या होगा एच, और न्यू की जगह लिख दोगे आप C अपॉन लेमडा। ये क्या हो गया, ये इसको तरंग दैर्ध्य से कनेक्ट करने का सूत्र है। यानी ये जो इसका वेव करेक्टरिस्टिक्स और पार्टिकल करेक्टरिस्टिक्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। प्लेन कांस्टेंट यहाँ पर एक कांस्टेंट है, आपको पता है इसकी वैल्यू मैंने अभी बताई थी, 6.63 इंटू टेंस की पावर माइनस 34। इसी तरह से सी भी कांस्टेंट है, वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होती है, मैंने बताया था आपको 2.998 इंटू टेंस की पावर, ये भी मैंने 2.998 इंटू टेंस की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड मैंने बताया था। अगर एच और सी दोनों कांस्टेंट है, इनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो इनकी वैल्यू क्या आती है, 1.24, ये आती है अपॉन लेमडा। तो इस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो, इस कंडीशन के अंदर अगर आप देखोगे, इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो ई का वैल्यू क्या होगी, एच एच सी की वैल्यू क्या होगी, 1.24 हो गई अपॉन लेमडा, यानी 1.24 अपॉन लेमडा। ये एनर्जी आएगी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। इसकी एनर्जी, किसी भी फोटोन की एनर्जी को हम इस तरीके से बता सकते हैं, फोटोन की एनर्जी होगी। अगर अगर हम देखें एक और था कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो आइंस्टीन ने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक प्रिंसिपल दिया था, जिसके अनुसार उन्होंने बताया था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसके अनुसार क्या था कि मास और एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं, मास और एनर्जी एक दूसरे के बराबर होते हैं, और ये इंटरचेंजेबल भी होते हैं, यानी एक दूसरे के अंदर इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे के अंदर इसको बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इसको तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पर E है एनर्जी, M यहाँ पर अगर देखें तो M मास है किसी भी चीज का या पदार्थ का, वो एट रेस्ट यानी स्थिर अवस्था के अंदर, और C है लाइट स्पीड, लाइट की स्पीड। इस फॉर्मूले से अगर हम इलेक्ट्रॉन का अगर एनर्जी देखें कितनी होगी,
तो इलेक्ट्रॉन का मास जो स्थिर अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.109 इंटू टेंस की पावर -31 किलोग्राम। सी की वैल्यू हमने अभी देखी थी 2.998 इंटू टेंस की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इस फॉर्मूले से अगर आप देखोगे तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, m की वैल्यू जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये हो जाएगा 9.109 इंटू टेंस की पावर -31 इंटू 2.998 इंटू टेंस की पावर 8 का होल स्क्वायर। और ये इसकी वैल्यू आएगी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मास, ये क्या है, स्थिर अवस्था में मास यहाँ पे लिया जाता है। लेकिन अगर कोई जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूविंग मूविंग हो, गतिशील अवस्था में, उस अवस्था के अंदर उसका मास इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। जहां पर m0 क्या है, उसका रेस्टिंग अवस्था में मास है, c लाइट स्पीड है, और v यहाँ पर क्या है, यहाँ पर v स्पीड है उसकी जो ऑब्जेक्ट की। इस अवस्था के अंदर इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि जैसे जैसे स्पीड v बढ़ेगी वैसे वैसे m का मान क्या होगा, घटेगा। उसका जो मास है उसका मान का होगा, कम होता जाएगा। और ये स्पीड जब सी सॉरी बढ़ता जाएगा इसका, जैसे जैसे v बढ़ेगा, और बहुत ज्यादा बढ़ने पे अगर v का मान वैल्यू v की वैल्यू अगर c के बराबर हो जाए तो इसका इसका मास, उस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो ये आज की क्लास कंप्लीट है। कल की अवस्था क्लास के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक चीज और,